Hello students, I hope you all are fit and fine. So today beta, this is the fourth video of second chapter and the name of the chapter is From Trade to Territory. So today we are starting from the topic War with the Marathas. तो बेटे जैसे हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे अब उन्होंने डायरेक्ट हमला करके टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। जैसे पहले हम एग्जाम्पल में मैसूर का एग्जाम्पल भी रीड कर चुके हैं, तो उसी तरह से अब मराठास पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी। सो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। तो 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू करना चाहती थी और उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. तो तीसरी लड़ाई जो थी बेटे पानीपत की 1761 में, तो उस युद्ध में मराठास को बहुत भारी हार का सामना करना पड़ा और इस वजह से जो उनका सपना था दिल्ली पर रूल करने का, दिल्ली पर राज करने का, वो चकनाचूर हो गया था। ये जो युद्ध था बेटे ये मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। तो बेटे ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था इसकी हार के बाद उन्हें कई अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर जो थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में सौंप दी गई। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa, that is principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune। तो अब बेटे ये जो मराठास थे जिनको अलग अलग राजवंशों को सौंप दिया गया था, ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। मतलब जो पेशवा थे वो उनके हेड थे और वो उस बाकी के ये जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले ये उस राज्य मंडल के सदस्य थे। तो पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होते थे और वो पुणे में रहते थे। Mahadji Scindia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century। सो ये बेटा इम्पोर्टेंट है कि महदजी सिंधिया और नाना फडनिस 18th सेंचुरी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। The Marathas were subdued in a series of war, in the first that ended in 1782 with the Treaty of Salbai। तो बेटे पहला वॉर जो हुआ वो क्या था? सालबाई की संधि, जो कि 1782 में था। तो जो पहला वॉर किया गया था उसमें कंपनी ने मराठों को हारने पर मजबूर कर दिया, उनको अधीन बना लिया और 1782 में सालबाई संधि, ये जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है, सालबाई संधि के साथ ये युद्ध ख़त्म हो गया। देयर वर नो क्लियर विक्टर, लेकिन दोनों में से ही कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया था। तो जो पहला वॉर हुआ था उसमें सालबाई संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ और कोई भी जीत नहीं पाया। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट ऑन 1803 to 1805 on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of Yamuna river including Agra and Delhi। तो बेटे दूसरा जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ वो 1803 से लेकर 1805 तक हुआ और ये कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के नॉर्थ में जो आगरा और दिल्ली हैं उनको मिलाकर बाकी के भी कई एरियाज़ पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा बना लिया। The Third Anglo-Maratha War of 1879 and 1817 to 19 crushed Maratha power। फिर बेटे तीसरा अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ और उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। तो उस युद्ध के बाद पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर नाम की एक जगह है, वहाँ पर पेंशन पर भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड टू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। तो बेटे विंध्य पर्वत के दक्षिण में जितना भी एरिया था अब कंपनी का उस पर नियंत्रण हो चुका था। तो बेटे आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट अटैक करके जो ब्रिटिशर्स थे
वो अलग अलग टेरिटरीज़ पर अपना कब्ज़ा कर रहे थे। द क्लेम, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लेम टू पैरामाउंटसी। मीन्स क्लेम टू पैरामाउंटसी का मतलब क्या है बेटे कि सर्वोच्चता का दावा। जो ब्रिटिशर्स थे अब वो अपने आप को सर्वोच्च मान रहे थे, सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। तो उसके बारे में रीड करते हैं। इट इज़ क्लियर from the above that from early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। तो बेटे ऊपर जो अभी हमने पढ़ा मराठास की लड़ाई के बारे में, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि 19वीं शताब्दी की 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कंपनी ने बहुत ही आक्रामक नीति के ज़रिए अपना क्षेत्रीय विस्तार किया था। वो डायरेक्ट सैनिक हमला करते थे और उससे टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा करते थे। तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वाज इनिशिएटेड। तो बेटे ये लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की थी ये पॉलिसी, और उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग ने रूल किया था 1813 से लेके 1823 तक, और उन्होंने एक नई पॉलिसी को शुरू किया जिसका नाम था पैरामाउंटसी, मतलब कि सर्वोच्चता। इस नई नीति के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुप्रीम पावर मानते थे। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। तो अब कंपनी ने ये दावा किया कि उनकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भी है। हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इसीलिए जितने भी भारतीय राज्य हैं उनसे ज़्यादा पावर ब्रिटिशर्स की। अब बेटे आप देख सकते हैं कि पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसमें भी अंग्रेज़ जीत गए, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई, उसमें भी अंग्रेज़ जीत गए, और टीपू सुल्तान को भी हरा दिया। जितनी भी मराठास की टेरिटरी थी वहाँ पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो इस वजह से वो भारत के सभी राज्यों से ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली और सर्वोच्च मानने लगे। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। तो अब उन्होंने क्या किया बेटा, अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों पर कब्ज़ा करने लगे या फिर उनको कब्ज़ा करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानने लगे। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एज वेल। तो ये जो उनकी सोच थी वो बाद में अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उनमें भी दिखाई दे रही थी। This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement। तो अब बेटे ये जो प्रक्रिया ब्रिटिशर्स की चल रही थी कि वो अपने आप को सर्वोच्च मान रहे थे और इसी वजह से भारतीय टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चल पाई। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जब ब्रिटिशर्स ने, जिसको हम आज के टाइम पे कर्नाटक बोलते हैं, तो कितूर के छोटे से राज्य पर जब कब्ज़ा करने का प्रयास किया तो रानी चन्नम्मा जो थी उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829। तो रानी चन्नम्मा जो थी उनको 1824 में अरेस्ट किया गया और उनकी 1829 में मृत्यु हो गई। बट रयाना अ पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन कितूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। तो बेटे रयाना नाम के एक गरीब चौकीदार थे संगोली गांव के कितूर में, तो उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया रानी चन्नम्मा के बाद। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। तो जो रयाना थे बेटे उनको चारों तरफ से समर्थन और सहायता मिल रही थी, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और उनके दस्तावेज़ों को नष्ट कर दिया था। He was caught and hanged by the British in 1830। You will read more about several cases of resistance later in the book। तो अब क्या हुआ, जो रयाना थे उनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ के 1830 में फांसी पर लटका दिया, और इसी तरह से प्रतिरोध के और भी बहुत सारे उदाहरण बेटे हम इस बुक में पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों को जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता था किस तरह से वो उसको ट्रीट करते थे। सो इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। तो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको थोड़ा ये डर था, कहीं ना कहीं वो रशिया के लिए, रूस के लिए
डरी हुई थी। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो उनको ये डर था कंपनी को कि कभी रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर वो भारत में उत्तर पश्चिमी एरिया से अंदर ना आ जाए। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो अब उनको ये डर था कि कभी नॉर्थ वेस्ट से जो रशिया वाले लोग हैं वो भारत पर कब्ज़ा ना कर लें। तो इस वजह से वो पहले इस डर से डरे हुए वो पहले भारत का जो उत्तरी पश्चिमी एरिया था उस पर अपना कब्ज़ा बनाना चाहते थे, उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842। तो 1838 और 1842 में उन्होंने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी अफ़गानिस्तान के साथ और एंड एस्टाब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। और कंपनी ने वहाँ पर इनडायरेक्ट रूल स्थापित कर दिया, मतलब कि अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। फिर 1840 सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। तो सिंध पर 1843 में कब्ज़ा कर लिया गया। फिर नेक्स्ट इन द लाइन वॉज पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। अब सिंध के बाद वो पंजाब पर कब्ज़ा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने कंपनी के दाल को नहीं गलने दिया और कंपनी को वापस जाना पड़ा। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 पंजाब was annexed। तो बेटे 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और लास्टली 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को पर भी कब्ज़ा कर लिया, पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। तो बेटे 1843 में सिंध पर कब्ज़ा किया और 1849 में पंजाब पर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बेटे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये विलय नीति थी, मतलब कि किसी भी विलय का मतलब होता है अपने अंदर मिलाना। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रॉम 1848 टू 1856। तो बेटे जो कब्ज़ा करने की या अधिग्रहण करने की जो आखिरी लहर थी वो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुई थी। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उन्होंने एक पॉलिसी शुरू करी थी जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बेटे डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डी से डलहौजी ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। तो बेटे ये जो नीति शुरू की गई थी, विलय नीति का नाम इसको दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि अगर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाएगा, मतलब कि कंपनी के एरिया में उसको मिला लिया जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के सिर्फ इस पॉलिसी को शुरू करके, इस विलय नीति को लागू करके कंपनी ने बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया, एक के बाद एक कई रियासतों को हड़प लिया। जैसे सतारा को 1848 में, संबलपुर पर कब्ज़ा 1850 में, उदयपुर में 1852 में, नागपुर पर कब्ज़ा 1853 में और झांसी पर कब्ज़ा 1854 में कर लिया गया। सो फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। तो 1856 में कंपनी ने अवध पर भी अपने नियंत्रण में ले लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट। दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। तो बेटे इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उनका कहना था कि अवध की जो जनता है वो उनके नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए हमने ऐसा
किया है कि अवध को अपने कब्ज़े में ले लिया, और हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ही भारतीयों को सिविलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसीलिए हमने ऐसा किया और मजबूरी में हमने अवध पर कब्ज़ा किया। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. तो अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 का जो विद्रोह हुआ था या क्रांति हुई थी उसमें शामिल हो गए। तो बेटे नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज पे बेटे आप देख सकते हैं जो येलो एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो फर्स्ट मैप में आप देख सकते हैं कि जो येलो पार्ट है वो बहुत कम है, इसका मतलब बहुत कम एरिया पर ब्रिटिशर्स का शासन था। अगर आप मैप 2 को देखें जो कि 1840 का दिखा रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत काफ़ी जगहों पर अपना कब्ज़ा कर लिया था। और अगर आप तीसरा मैप देखें बेटे 1857 का मैप, तो इसमें आप देखेंगे कि भारत का ज़्यादातर हिस्से पे अंग्रेज़ों की हुकूमत हो चुकी थी और बहुत कम हिस्से बचे थे जो कि अंग्रेज़ों की पहुंच से बाहर थे। तो बेटे इन तीनों मैप से हमें ये पता लगता है कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे किस तरह से भारत पर कब्ज़ा किया। सो बेटे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Till then, try to understand the topics well and take care. Have a nice day.